नमस्कार। बीएम्स इक्विटी इंजन 14 डेज टू गो। 14 डेज टू गो का मतलब होता है कि अगले 14 दिन तक जो भी हमारा इनिशियल लॉन्च ऑफर प्राइस रहेगा वो एप्लीकेबल होगा, उसके बाद रेट बढ़ जाएंगे। और एक और चीज़ हमने कल डिसाइड किया, और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब शुरू से जो हमारे यहाँ पे अप्लाई किए थे और जो जिन्होंने रजिस्टर किया, प्लस अभी जितने जन आएंगे जो रजिस्टर करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे बीएम्स इक्विटी इंजन का, उन सब के लिए हमने वैलिडिटी 3 इयर्स कर दिया। आप लोगों ने बोला कि बिटवीन जॉब्स, बिटवीन वर्क आपको शायद समय नहीं मिलेगा 2 साल 1 महीने में कंप्लीट करने का, क्योंकि बहुत ही इंटेंस करिकुलम है पूरा। मतलब कि ठोक ठोक के पढ़ा रहे हैं हम, आपको क्विज भी सॉल्व करना है, आपको पढ़ना भी है। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि घर में बच्चे जो हैं वो साथ में चाहेंगे कि उनके बच्चे भी कुछ कुछ पढ़ लें इसको, तो एक पंथ दो काज जिसको हम बोलते हैं। तो 2 साल 1 महीना कम पढ़ रहा था, उसको हमने 3 इयर्स कर दिया है। आपने जब अप्लाई किया था तो शायद ऑब्वियसली उसमें 2 साल 1 महीना लिखा होगा, बट डोंट वरी ऑन दैट, इट्स फॉर 3 इयर्स। उसको हम पीछे बैकएंड से ठीक करा देंगे। तो दीज आर द 2 थिंग्स। और तीसरी चीज़, जो फर्स्ट 30 डेज में अप्लाई करेगा उनके सारे क्वेश्चंस हम लेंगे और मॉड्यूल बाय मॉड्यूल उसको आंसर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे रिच नेशंस में लाइफ कैसी होती है। वो एक वीडियो मैंने डाला था जहाँ मैं नॉर्वे में एक सूप टाइप कुछ था, मैं पी रहा था, और वो पीते पीते क्या हुआ, लास्ट का जब वो थोड़ा सा सूप बच जाता है उसका, तो फिर क्योंकि उसके साथ साथ आपको एक साथ फोर्क में उठाने में थोड़ी तकलीफ होती है, चम्मच में उठाने में तकलीफ होती है, आप उसको सीधा उठा के पी लेते हो। और वो मजाक मजाक में वो जब वीडियो लिया गया तो मैंने बोला भाई $2600 वाला आदमी जब $1 लाख के देश में आता है तो ऐसे ही तो खाएगा, और कैसे खाएगा। और वी आर, जिसको हम बोलते हैं ना माइंडसेट से, तो हम सब मिडिल क्लास ही है ना, जो कुछ भी बोल दो, क्योंकि अगर आप चम्मच से उठा रहे हो तो लास्ट में इतना सा तो छूट ही जाता है, और छोड़ना क्यों है भाई जब आप पे कर रहे हो वहाँ की लोकल करेंसी में। बट बात है समझने की कि रिच नेशंस में लाइफ कैसी होती है। सिंपल वर्ड में, जब तक मैं घूमना फिरना बड़े हिसाब से चालू नहीं किया था, 2014-15 से पहले की बात है, मुझे लगता था यार अमेरिकन्स क्या लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, साल में एक बार आते हैं, माँ बाप से मिलते हैं और फिर बोलते हैं आज मदर्स डे है, आज फादर्स डे है। हमारे यहाँ तो मदर्स डे और फादर्स डे श्राद्ध के दिन हम मनाते हैं। जब तक हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं मदर्स डे फादर्स डे की कोई बात ही नहीं होती है। हाँ, जब कोई चला जाता है, ऊपर चला जाता है, उसके बाद हम श्राद्ध वाले दिन बोलते हैं आज तो माँ का दिन है, आज तो पिताजी का दिन है, आज दादाजी का दिन है, आज दादी जी का दिन है। बट वो जब तक था जब तक मैं वहाँ गया नहीं था। जब मैं वहाँ जाकर आया तो उसके बाद क्या होता है, जो जिसकी लाइफस्टाइल है उसको अगर वो पसंद आ रहा है, अगर वहाँ पे $80,000 का पर कैपिटा इनकम है, अगर वहाँ पे किसी आदमी को, एंड हियर राइट आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्वे, आई एम टॉकिंग अबाउट अमेरिका, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड, वो सारी कंट्रीज़ का, अगर किसी को ये 2 प्रॉब्लम्स लाइफ में नहीं है, 2 प्रॉब्लम्स ये हो गई कि बच्चों का एडुकेशन और माँ बाप और खुद का हेल्थ, ये 2 प्रॉब्लम होना, और तीसरी बात है शादी का खुद का खर्चा। ये 3 प्रॉब्लम जो होती है इंडियन का, मुझे लगता है 70 से 80% जो पैसा है इसी के लिए स्ट्रेस में रहता है कि यार ये कब कोई बीमार ना पड़ जाए, हमने इंश्योरेंस करा लेते हैं उसके लिए, लेकिन एडुकेशन के लिए तो कोई इंश्योरेंस नहीं है बच्चों का, और उसके साथ साथ शादी के लिए कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो वो खर्चा आपको पॉकेट से देना पड़ता है। और मेरे को लगता है इंडियन मिडिल क्लास इसी के लिए ही कमाता है, ये 3 चीज़ें सल्टाने के लिए, और चौथा जो बच जाता है उसका वो घर बना लेता है एट द एंड ऑफ हिस करियर। बिकॉज ये जो मिडिल क्लास बना है, जो पीछे जो हमारे एक जनरेशन ऊपर थे उनको पीछे छोड़ते हुए, ये मिडिल क्लास बहुत ही स्ट्रगलिंग क्लास रहा है। इसको पैसे इकट्ठा करना है, इसको बनाना है, इसको फाइनेंशियली फ्री भी होना है, इसको कोई झंझट भी नहीं चाहिए, इसको रिस्क भी नहीं लेना है, इसको झमेला भी नहीं करना है। और रिस्क इसलिए नहीं लेना है कि किसके बलबूते पे आप रिस्क लोगे। अगर आप फिनलैंड में हो, आप नॉर्वे में हो, तो बच्चा पैदा होते ही, स्वीडन में भी हो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, पैदा होते ही महीने महीने गवर्नमेंट आपको पैसा देती है। फिनलैंड में तो बच्चा पैदा होता है तो 55 चीज़ों का एक बॉक्स आता है गवर्नमेंट की तरफ से, 55 चीज़ों का, उसमें बच्चों के खिलौने, डायपर, 50 तरीक़ों की चीज़ वो भेजते हैं कि आप बच्चे को अच्छे ढंग से ऊपर बड़ा करिए। जैसे नॉर्वे की बात स्पेशल करता हूँ, और वो इसलिए है कि नॉर्वे और ब्रिटेन दोनों साथ साथ चल रहे थे, सडनली नॉर्वे जस्ट ब्रोक आउट। वो इसलिए बिकॉज वहाँ पे ब्रिटेन के पास अपना तेल था, उन्होंने उसको प्राइवेटाइज किया, नॉर्वे ने नॉर्जिस बैंक बना दिया उसी तेल के पैसे से, और नॉर्जिस बैंक आज कॉर्पस है $2 ट्रिलियन में। तो मुझे लगता है कि नॉर्जिस बैंक अगर इंडिया में आए तो 50% ऑफ इंडियन कंपनीज खरीद लेगी एक नॉर्वे की कंपनी, जो नॉर्जिस बैंक उनकी जो है, उनका जो फंड है। और वो इसलिए बन पाया क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो करते थे, करप्शन उन्होंने नहीं होने दिया वहाँ पे। क्या करप्शन और लो पर कैपिटा इनकम का बहुत ही
क्रिटिकल कॉम्बिनेशन है। और ये हम इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बीएम्स इक्विटी इंजन में डिस्कस किया है। जब आप एक पूरा प्रोग्राम कर लोगे तो आपको बैक एंड फोर्थ एडजस्टमेंट्स पता चलेगा, आपको ये समझ में आएगा कि कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है। काफ़ी लोग बोलेंगे यार यहाँ पे ना करप्शन के कारण लो पर कैपिटा इनकम है, कुछ लोग बोलेंगे लो पर कैपिटा है इसीलिए करप्शन है। मतलब कि किसी की आमदनी नहीं हो रही है तभी तो कहीं चोरी करता है, मतलब चोर कोई पैदाइशी चोर तो बनता नहीं है, ऐसे हम बोलते हैं। अगर आपका इनकम नहीं हो रहा है तो आपने चोरी किया। बट बिटवीन द टू थिंग्स इफ यू आस्क मी पर्सनली, मेरे को लगता है करप्शन के कारण लो पर कैपिटा होता है और लो पर कैपिटा के कारण करप्शन होता है। लेकिन लो पर कैपिटा जो है वो एक आउटपुट है कि वो इनपुट है, वो हमें नहीं पता। मेन चीज़ होती है अगर आप करप्शन को हटा दो तो सब चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। बिकॉज करप्शन क्या क्रिएट करता है? करप्शन क्रिएट करता है इकोनॉमिक पावर और वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन। कुछ लोगों के हाथ में सारा पावर, सारा वेल्थ, सब कुछ पहुंच जाता है। जब इतना सारा सामान है और इसमें से 60% सामान 10% लोग लेके अपने साइड चले गए तो बाकी 40% के लिए इतना सही बचा, ऑब्वियसली लो पर कैपिटा हो गया। तो अगर करप्शन नहीं हो तो अपने आप देखेंगे कि लो पर कैपिटा नहीं होगा, हर एक आदमी एक लेवरेज, एक नॉर्मल सीक्वेंस पे आएगा। जैसे नॉर्वे में बोलते हैं स्कूल में बच्चों में एक चीज़ सिखाई जाती है, नो वन इज स्पेशल, नो वन इज स्पेशल। मतलब रोज़ सुबह शाम दिन रात उनके सर के अंदर ठोक ठोक के बताया जाता है नो वन इज स्पेशल। हमारे यहाँ पे जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो स्पेशल कौन होता था? जितना मेरे को याद पड़ता है जब स्कूल में हम पढ़ते थे, 80s की बात बताता हूँ, उस समय स्पेशल वो होता था या तो कोई पढ़ाई में बहुत ही चैंपियन बच्चा हो जो फर्स्ट आ रहा हो, तो वो स्पेशल होता था। कुछ लोग उसकी टांग खींचते थे, कुछ लोग उसके साथ ऑ में रहते थे, अरे यार देखो ये तो फर्स्ट आता है हर वक्त। दूसरी चीज़ होती है जिसका बाप पैसे वाला होता है, जिसको लेने के लिए उस समय कॉन्टेसा गाड़ी आती थी। 80s की बात बता रहा हूँ बिकॉज एम्बेसडर तो सबके पास हुआ करती थी। कॉन्टेसा एक लंबी गाड़ी होती थी जो जिसको लेने के लिए घर से कॉन्टेसा आ गई, मतलब वो बहुत ही फिनोमिनली वेल्दी है और वो एक स्पेशल बच्चा माना जाता है। तीसरा जो स्पोर्ट्स में अच्छा होता था, अमूमन तौर पर स्पोर्ट्स, एडुकेशन या फिर घर का पैसा, ये स्पेशल बच्चा होता था। और ये स्पेशल बच्चा जो होता था, जो पैसे वाला बच्चा होता था, वो ब्रेक टाइम में सबको समोसे खिला देता था, क्लास में छुट्टी हो जाती थी तो मूढ़ी खिला देता था। हमारे कोलकाता में मूढ़ी बड़ा फेमस है, झालमुड़ी नहीं, मूढ़ी, झालमुड़ी बोलते ही पॉलिटिक्स हो जाएगा। सो मूढ़ी बहुत फेमस है यहाँ पे हमारे कोलकाता में। तो वो एक स्पेशल बच्चा हुआ करता था जो हमारे यहाँ पे था। बट अगर आप नॉर्वे की बात करें, तुम्हारा बाप कुछ भी हो, मतलब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर अपने बच्चे को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं और अगर आप 23 साल की उम्र में उसको बाहर भेज दिए मास्टर्स पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे उसको बाकी बच्चे जो हैं थोड़े से अजीब ढंग से देखते हैं, ये समझते हुए कि 23 के एज में अगर तुम पढ़ने आए हो तो तुम माँ बाप के पैसे से आए हो, तुम अपने पैसे से नहीं आए हो, तो तुमको थोड़ा सा आउटकास्ट कर दिया जाता है। वहाँ पर यही डिफरेंस है ओपिनियन में कि वहाँ पर अगर कोई बच्चा पढ़ लिख कर पहुँचता है तो उसको थोड़ा से अलग ढंग से देखा जाता है कि यार इसके पास पैसा ज़्यादा है और ये माँ बाप के पैसे से आया है। दैट्स द डिफरेंस। बट एक चीज़ समझने की होती है, आप इंडिया समझो, नॉर्वे समझो, कहीं पे भी समझो, एक चीज़ होती है हमारे यहाँ पे जो बुद्धि के लेवल है वो कहीं फ़र्क नहीं है। वो बुद्धि कैसे यूज़ हो रहा है, फ़र्क उसमें आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अमेरिका के बारे में बहुत कुछ समझते हो कि यार अमेरिका में तो लोग मारपीट करते हैं, बंदूक निकाल लेते हैं, गोली चला देते हैं। ये बात है 2017 की। हम लोग सियाटल से नीचे LA तक पूरी गाड़ी चला के आ रहे थे, मतलब 2000 किलोमीटर था, तो गाड़ी चला के आ रहे थे। मेरा बेटा था, उसको उल्टियाँ हो गई, एज़ यूजुअल होती है जब फर्स्ट टाइम आप ऊपर जाते हो, पहाड़ों के रास्ते में ऊपर नीचे होते हो। तो हम इंडियन स्टाइल में हमने बोला अरे मुंह को गाड़ी के बाहर, खिड़की के बाहर निकाल के उल्टी कर दो और उसके बाद पानी का बॉटल था उससे तुम कुल्ला कर लो और तुम नॉर्मल हो जाओ। पीछे किसी ट्रक ड्राइवर ने देख लिया तो आगे उसने हॉर्न बजा के हमें साइड कराया, नीचे उतरा और एक लेमनेड का बॉटल लेकर आया और मेरे बेटे को बोला हे किड टेक दिस। तो मतलब एक ट्रक ड्राइवर आए, अपनी मेहनत करे, आपको साइड कराए। हम तो सोचे कि वो चिल्ला चिल्ली करेगा कि तुम सड़क पे गाड़ी को क्यों साइड कराए, बट दैट इज़ हाउ इट इज़। तो आप कुछ भी बोलो, वहाँ पे कंपैशन है, बस वो मैटर नहीं करता वहाँ पे किसी को। एक मुझे नॉर्वे के कपल मिले थे बहुत साल पहले, पोर्चुगल में मिले थे हमें। तो वो कपल थे, शादी नहीं किया था, बच्चा उनका 5 साल का था। तो हमने पूछा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, भाई तुम शादी क्यों? बोला शादी का क्या है, वी कैन गेट मैरिड एनी टाइम। तो हमारे यहाँ पे अगर ऐसा कोई आदमी हो जिसने बच्चा पैदा किया हो बिना शादी के, तो हमने तो उसके लिए गाली कैटेगराइज कर दिया। इंग्लिश में भी गाली है उसके लिए, एक हिंदी में भी गाली है उसके लिए, बट वहाँ पे नॉर्मल है। दैट इज़ हाउ इट इज़। तो हु आर वी टू डिसाइड उनकी लाइफ अच्छी है कि खराब? वो अगर अपने माँ बाप के साथ नहीं रह रहे हैं तो मे बी देयर माँ बाप वांट इट दिस वे। हम अपने माँ बाप के साथ रहते हो, सारे टाइम उन पर रिस्ट्रिक्शन डालते हैं, वो अच्छा है कि उनको फ्रीडम छोड़ना और अलग से छोड़ना अच्छा है, नो वन नोज। लेकिन एक चीज़ होती है
जब आपकी गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट आपको बोलती है कि आपका एजुकेशन, आपका हेल्थ हमारी जिम्मेवारी है, आदमी बहुत निश्चिंत हो जाता है। कितने जन हैं जिनको बाहर से ऑफ़र मिलता है लेकिन वो अपना देश इसलिए नहीं छोड़ पाते बिकॉज उनके पेरेंट्स ओल्ड है। वो सोचते हैं अगर हम यहाँ पे छोड़ के चले जाएं तो हमारे पेरेंट्स का कौन ध्यान रखेगा बाद में आते हुए। डैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। बट ब्रॉडली अगर हम देखेंगे ये रिच नेशंस रिच क्यों होते हैं, पुअर नेशंस पुअर क्यों रह जाते हैं, इसकी कहानियाँ जो है ये सब इकोनॉमिक्स से निकलती है। सारे चीज़ें जो है दुनिया में इकोनॉमिक्स से आती है। आपके कल्चर, आपका कास्ट सिस्टम, वो सब तो यहाँ वहाँ पे है नहीं उतना, वो इंडिया में है। बट अगर मुझे कोई पूछे क्या इंडिया में कभी $1 लाख का पर कैपिटा इनकम हो सकता है रियल हिसाब से आज के दिन, रियल मतलब कि इन्फ्लेशन को अगर आप हटा दें तो क्या $1 लाख का इंडिया में पर कैपिटा इनकम कभी हो सकता है? मेरा आंसर है नहीं हो सकता है। मतलब पॉसिबल ही नहीं होना, बिकॉज हम हर एक लिंक के साथ हम पीछे हुए जा रहे हैं। हमारी पॉपुलेशन, हमारी जनता इतनी है कि हम बनाएंगे कितना। मतलब जिस परिवार में 12 बच्चे होते हैं ऑब्वियसली हर एक बच्चे को रोटी उतनी ही मिलेगी, वो प्रॉब्लम होती है। बट ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें बाहर की लाइफ जो है बहुत आसान होती है, बहुत ईजी होती है। हाँ, काम आपको खुद करना पड़ता है। आप कहीं पे किसी के घर अगर आप गए हो यूएस में तो ये नहीं कि आपने कोई चॉकलेट खाया और सोचा है रैपर यहीं फेंक दूँ, बिकॉज आपको अल्टीमेटली लगता है यार अगर मैं यहाँ फेंक दूंगा ये रैपर को तो यार किसी घर वालों को या मेरे को इसको उठाकर बाहर ले जाना है। तो फर्स्ट थिंग यू आस्क इज इसको कहाँ फेंकूँ मैं। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। इंडिया में तो आप ठीक है, आपको पता है दिन में 2 बार झाड़ू हो गया घर में, तो सुबह कुछ खाया साइड में डाल दिया रैपर को, पेपर काम किया, उसके बाद स्क्रिबल करके नीचे फेंक दिया, उसको कोई उठाएगा ले जाएगा। वो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। लेकिन मुझे लगता है अगर आपके पास बहुत पैसा हो गया हो तो इंडिया रहने लायक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पैसा नहीं हुआ है तो ऑलवेज लुक कि बाहर कहाँ जा सकते हो। पैसा बना के इंडिया आओगे तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए लाइफ बाहर भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन अगर आपका पैसा बन गया तो फिर इंडिया हो या नॉर्वे या इंग्लैंड या स्वीडन कहीं पे भी हो, हाउ डज इट मैटर। तो यही बात करेंगे 14 डेज टू गो, BM's इक्विटी इंजन। और रोज़ हम कुछ ना कुछ कहानियाँ करते हैं इसको लेकर, ये सोचते हुए कि कुछ एक डिस्कशन पॉइंट भी हो जाए और आप लोग को याद भी दिला दिया जाए कि भाई 14 दिन बचे हैं, जल्दी आ जाओ। बट वैलिडिटी इज़ नाउ 3 years, डोंट वरी, एंड दैट इज़ हाउ वी विल गो अबाउट इट। थैंक यू।